Hello everyone and welcome to today's video. In this video, we will do a case law analysis of an important NCLAT decision. So, let us move forward. The name of the case is Myotic Trading Limited versus Deepak Maini, Resolution Professional of Amzen Transportation Industries Limited. ये केस Amazon ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज के इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से रिलेटेड है। जब कंपनी अपने लोन्स रीपे नहीं कर पाती है तब उसके अगेंस्ट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस यानी कि CIRP स्टार्ट होता है। तो सेम इस केस में भी Amazon के अगेंस्ट CIRP प्रोसेस स्टार्ट हुआ। CIRP का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी को रिवाइव करना, जिसके लिए डिफरेंट इंटरेस्टेड पार्टीज जिन्हें रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स कहते हैं वो अपने रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करते हैं। इस प्रोसेस में भी मायोटिक ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड एक कंसोर्शियम का लीड मेंबर था और एक्टिवली बिडिंग प्रोसेस का हिस्सा था। बिडिंग का स्टेज काफी आगे तक पहुंच चुका था, जहां सिर्फ कुछ सिलेक्टेड रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स ही बचे थे। प्रॉब्लम और इशू तब स्टार्ट हुआ जब एक राइवल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी पर ऑब्जेक्शन रेज किया गया। ये ऑब्जेक्शन रेज हुआ अंडर सेक्शन 29A ऑफ द IBC कोड, जो उन पार्टीज को रेजोल्यूशन प्रोसेस से बाहर रखता है जो लॉ के अकॉर्डिंग इनएलिजिबल या टेंटेड माने जाते हैं। इसी एलिजिबिलिटी डिस्प्यूट्स से रिलेटेड कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के डिसीजन, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के रोल और इंसॉल्वेंसी प्रोसेस की फेयरनेस और लीगैलिटी पर बात आई। इसलिए ये केस हमें ये समझने का मौका देता है कि इंसॉल्वेंसी केसेस में सिर्फ पैसे का सवाल नहीं होता, लेकिन कौन लीगली अलाउड है प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। अब की लीगल कॉन्सेप्ट्स हम समझते हैं इस केस के डिटेल्स में जाने से पहले। सबसे पहले समझना जरूरी है कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस मतलब CIRP ये एक स्टैट्यूटरी प्रोसेस है जो IBC कोड के अंदर स्टार्ट होता है जब कोई कंपनी अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर पाती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव कंपनी को बंद करना नहीं होता, बल्कि कंपनी को रिवाइव करना और बिजनेस को कंटिन्यू करना होता है। इस प्रोसेस में जिस कंपनी के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रही होती है उसे कॉर्पोरेट डेटर कहा जाता है। मतलब जो कंपनी अपना लोन रीपे नहीं कर पाई है और जो डेट में है उसे कॉर्पोरेट डेटर कहा जाता है। जैसे कि इस केस में Amazon ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज वही कंपनी थी जिसके अगेंस्ट CIRP इनिशिएट हुआ। अब CIRP के दौरान कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज आती हैं जो कंपनी को एक्वायर या रिवाइव करना चाहती है। इन पार्टीज को पहले प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स यानी कि PRAs कहते हैं। PRAs पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करते हैं और अगर वो लॉ और एलिजिबिलिटी कंडीशंस मीट करते हैं तब उन्हें रेजोल्यूशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने दिया जाता है। पूरे CIRP का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जिसे हम COC कहते हैं। COC में मेनली कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं और ये कमिटी डिसाइड करती है कि कौन सा रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्टेबल है और कौन सा प्लान कंपनी के लिए सबसे वायबल और फीजिबल होगा। अब CIRP के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी कि RP का। RP एक लाइसेंस्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है जो पूरे इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को कंडक्ट करता है। RP का काम होता है प्रोसेस को स्मूथली फैसिलिटेट करना, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, मीटिंग्स कंडक्ट करना और ये इंश्योर करना कि IBC और CIRP रेगुलेशंस का प्रॉपर कंप्लायंस हो। अब बिडिंग प्रोसेस को थोड़ा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए COC कभी कभी एक मैकेनिज्म यूज करती है जिसे स्विस चैलेंज या चैलेंज मैकेनिज्म कहा जाता है। इसमें जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को मौका दिया जाता है कि वो अपने बिड्स इम्प्रूव करें और बेटर ऑफर ला सकें। ये मैकेनिज्म कोड में एक्सप्रेसली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कोर्ट्स ने इसे परमिसिबल माना है जब तक प्रोसेस फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट है लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का मतलब है क्या किसी पार्टी के पास कोर्ट या ट्राइब्यूनल को अप्रोच करने का लीगल राइट है या नहीं। इस केस में सबसे बड़ा प्रोसीजरल इशू ये था कि एक प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के दौरान एप्लीकेशन फाइल करने का राइट रखता है या नहीं। इसके साथ क्लोजली लिंक्ड कॉन्सेप्ट है कमर्शियल विजडम ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। कोर्ट्स ने कहा है कि COC के इकोनॉमिक और कमर्शियल डिसीजंस जैसे कौन सा रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट करना है, ये सब नॉर्मली जुडिशियल रिव्यू के स्कोप के बाहर होते हैं।
फिर एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जिसे शॉर्ट में IM कहते हैं। ये सेक्शन 29 ऑफ IBC कोड के अंदर प्रिपेयर होता है और इसमें कॉर्पोरेट डेटर की फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स, लाइबिलिटीज, लीगल इश्यूज, लिटिगेशन केसेस, ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्क्लोज की जाती है। IM का पर्पस होता है कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स इन्फॉर्म्ड और ट्रांसपेरेंट बिडिंग डिसीजंस ले सके। अब सबसे इम्पॉर्टेंट IBC प्रोविजंस जो इस केस में एप्लीकेबल हैं वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 29 है ऑफ IBC कोड। इसका सिंपल मतलब है कि कौन रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर सकता है और कौन नहीं। ये सेक्शन उन लोगों को बार करता है जो पहले कंपनी के प्रमोटर्स रहे हैं, जो कनेक्टेड पर्सन या रिलेटेड पार्टीज हैं, या जो फ्रॉडुलेंट या टेंटेड ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व रहे हैं। इस प्रोविजन का ऑब्जेक्टिव है बैकडोर एंट्री को रोकना और प्रोसेस की प्योरिटी मेंटेन करना। फिर आता है सेक्शन 29 इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स, लाइबिलिटीज, लीगल प्रोसीडिंग्स की सारी डिटेल्स मेंशन्ड होती है। सेक्शन 30 जो रेजोल्यूशन प्लान के सबमिशन और स्क्रूटनी को रेगुलेट करता है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को सबमिट करते हैं हम जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स अपना प्लान रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को सबमिट करते हैं। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल चेक करता है कि जो प्लान है वो कोड और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कंप्लायंट है या नहीं। फिर आता है 31 जो रेजोल्यूशन प्रोसेस का लास्ट अप्रूवल स्टेज होता है। वही रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो सकता है जो कोड के सारे प्रोविजंस को सेटिस्फाई करता हो, और अगर प्लान लॉ के अगेंस्ट है तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो उससे अप्रूव नहीं कर सकता। सेक्शन 60 ये एजुकेटिंग अथॉरिटी जो कि हमारी NCLT है उसको वाइड पावर्स देता है ताकि वो CIRP से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन एंटरटेन कर सके। उसके बाद आता है सेक्शन 61 जो अपील का स्टैट्यूटरी राइट है। अगर आप NCLT के किसी भी ऑर्डर से अग्रीव्ड हैं तो आप NCLAT अपीलेट ट्राइब्यूनल में अप्रोच कर सकते हैं। फिर सेक्शन 21 क्लॉज 2 प्रोवाइजो रिलेटेड पार्टी एक्सक्लूजन। ये प्रोवाइजो ये कहता है कि जो रिलेटेड पार्टीज हैं किसी कंपनी के, सपोज अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर ने कंपनी को लोन दिया हुआ है तो क्या वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर का हिस्सा बन सकता है? नहीं। ये जो रिलेटेड पार्टीज हैं उनको इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के डिसीजंस को वो इन्फ्लुएंस ना कर पाए, इसलिए उन्हें बार करता है। अब CIRP रेगुलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास रेगुलेशंस बनाने की पावर है इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, और उन्होंने CIRP रेगुलेशंस एनफोर्स किए हैं। अब CIRP रेगुलेशंस में आपका पूरा प्रोसीजर्स लेड डाउन होता है जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस केस के लिए रेलेवेंट है वो है रेगुलेशन 36 इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में। ये रेगुलेशन बताता है कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या क्या डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। फिर रेगुलेशन 36A इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये रेगुलेशन बताता है कि फॉर्म G के अंदर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू किया जाता है जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और टाइमलाइंस क्लियरली मेंशन होते हैं। ये रेगुलेशन ये भी गवर्न करता है कि कौन प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकता है, और अगर किसी पार्टी को इंक्लूजन या एक्सक्लूजन पर ऑब्जेक्शन है तो वो फिक्स्ड टाइमलाइन के अंदर रेस करना होता है विच इज 5 डेज। आगे हम इस केस में देखेंगे कि जो मायोटिक ट्रेडिंग है उसने राइवल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के इंक्लूजन की जो ऑब्जेक्शन है वो 5 डेज के अंदर नहीं बल्कि आई थिंक 6 मंथ्स के अंडर के बाद रेस करी थी, तो वो टाइमलाइन के बहुत बाहर है। वो भी एक रेलेवेंट इशू था इस पर। फिर आता है रेगुलेशन 39 अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। ये रेगुलेशन बताता है कि रेजोल्यूशन प्लान्स का इवैल्यूएशन और अप्रूवल का प्रोसेस कैसा होगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स सिर्फ उन प्लान्स को अप्रूव कर सकती है जो फीजिबल, वायबल और कोड के प्रोविजंस के कंप्लायंट होते हैं और जो रिक्वायर्ड वोटिंग मेजोरिटी से पास होते हैं। फिर इन फैक्ट्स के फैक्ट समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले टाइमलाइन देखना जरूरी है। जो एमजेन ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज है, इस केस की कॉर्पोरेट डेटर कंपनी है, उसके अगेंस्ट CIRP प्रोसेस 4 मई 2022 को इनिशिएट हुआ। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के दौरान रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने मल्टीपल बार फॉर्म G इशू किया, बट फाइनल फॉर्म 20 अप्रैल 2024 को पब्लिश हुआ, और इस फॉर्म G के थ्रू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियरली स्पेसिफाई किए गए, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन थी कि मिनिमम टैंजिबल नेट वर्थ 100 करोड़ होना चाहिए।
इसके बाद मायोटिक ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड अपने कंसोर्शियम पार्टनर फॉर्च्यून ग्लोबल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ 6 मई 2024 को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करता है। एलिजिबिलिटी क्लियर होने के बाद इसी कंसोर्शियम ने 2 जुलाई 2024 को अपना रेजोल्यूशन प्लान भी सबमिट किया। अब बिडिंग प्रोसेस को और कंपेटिटिव बनाने के लिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने डिसाइड किया कि एक चैलेंज मैकेनिज्म जो कि स्विस चैलेंज है उसको फॉलो किया जाएगा, जिसमें रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स अपने बिड इम्प्रूव कर सकते हैं। इस चैलेंज प्रोसेस के बहुत सारे राउंड्स हुए और आखिर में सिर्फ 2 रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स रेस में बचे। पहला था मायोटिक ट्रेडिंग और फॉर्च्यून ग्लोबल सॉल्यूशंस का कंसोर्शियम और दूसरा था कॉस्मिक सीआरएफ लिमिटेड। फाइनल राउंड से पहले एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। एक एनजीओ ने कम्युनिकेशन इशू की जिसमें एलिगेशन लगाया कि कॉस्मिक सीआरएफ लिमिटेड सेक्शन 29A ऑफ आईबीसी के अंदर इनएलिजिबल है। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही मायोटिक ट्रेडिंग ने तुरंत इस कम्युनिकेशन को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को फॉरवर्ड किया और रिक्वेस्ट की कि चैलेंज मैकेनिज्म को टेम्पररी डिफर किया जाए जब तक एलिजिबिलिटी का प्रॉपर वेरिफिकेशन ना हो जाए। एनजीओ के एलिगेशन के बाद कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के डायरेक्शंस पर मल्टीपल प्रोफेशनल फर्म्स से ड्यू डिलिजेंस कराई गई। इन रिपोर्ट्स में ये कंक्लूड किया गया कि कॉस्मिक सीआरएफ लिमिटेड सेक्शन 29A के अंडर इनएलिजिबल है क्योंकि उसके लिंक्स पहले से एक इंसॉल्वेंट एंटिटी के प्रमोटर्स के साथ पाए गए। तो 29A जो इंसॉल्वेंट एंटिटीज हैं उनको बार करता है और जो इंसॉल्वेंट एंटिटीज के प्रमोटर्स हैं उनको भी बार करता है टू सबमिट रेजोल्यूशन प्लान। इन सब रिपोर्ट्स को कंसिडर करने के बाद 19 अक्टूबर 2024 को कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने क्लियर डिसीजन लिया। सीओसी ने कॉस्मिक सीआरएफ लिमिटेड को इनएलिजिबल डिक्लेयर किया, उसका डिपॉजिट फॉरफिट किया और मायोटिक फॉर्च्यून कंसोर्शियम को सक्सेसफुल बिडर अनाउंस कर दिया। अब इस डिसीजन के अगेंस्ट कॉस्मिक सीआरएफ ने एनसीएलटी को अप्रोच किया। 9 जनवरी 2025 को एनसीएलटी ने मैटर को रिमांड कर दिया और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को डायरेक्ट किया कि आप एलिजिबिलिटी इशू को दोबारा कंसिडर करो और कॉस्मिक सीआरएफ को प्रॉपर हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दो, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पार्ट है। आप कभी भी किसी पार्टी का स्टांस बिना सुने उसके अगेंस्ट डिसीजन नहीं ले सकते। रिमांड के बाद पहले के प्रोफेशनल रिपोर्ट्स के बावजूद 6 मार्च 2025 को कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अपने पहले वाले डिसीजन को रिवर्स कर दिया, क्योंकि इस बार सीओसी ने एक सीनियर एडवोकेट की लीगल ओपिनियन पर रिलाय करके कॉस्मिक सीआरएफ को एलिजिबल डिक्लेयर कर दिया। इसी के साथ चैलेंज मैकेनिज्म फिर से रिज्यूम हुआ और मायोटिक को पहले से डिक्लेयर किया गया विनिंग स्टेटस अब विड्रॉ हो गया। इसी पीरियड के दौरान एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। फॉर्च्यून ग्लोबल सॉल्यूशन जो मायोटिक का कंसोर्शियम पार्टनर था उसने कंसोर्शियम से विड्रॉ कर लिया, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा मायोटिक ट्रेडिंग की इंडिपेंडेंट कैपेसिटी पर, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि अगर आपको रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना है तो आपकी नेटवर्थ 100 करोड़ होनी चाहिए। अब मायोटिक की अकेले की नेटवर्थ 100 करोड़ नहीं थी, इसलिए उसने अपना एक पार्टनर चूज करा था फॉर्च्यून ग्लोबल्स। अब अगर फॉर्च्यून ग्लोबल्स विड्रॉ कर रहा है मतलब इनकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो 100 करोड़ से नीचे गिर गई है, तो अब मायोटिक अकेले केपेबल नहीं है सीआईआरपी में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब इन डेवलपमेंट्स के बाद मायोटिक ट्रेडिंग ने एनसीएलटी के सामने 2 एप्लीकेशन फाइल करी। पहली एप्लीकेशन में कॉस्मिक सीआरएफ की एलिजिबिलिटी को चैलेंज किया और दूसरी एप्लीकेशन में सीओसी के कॉन्स्टिट्यूशन और रेजोल्यूशन प्रोसेस में चेंजेस डिमांड करी। 28 और 29 में 2025 को एनसीएलटी ने दोनों एप्लीकेशंस डिसमिस कर दी, क्योंकि एनसीएलटी ने कहा कि मायोटिक ट्रेडिंग के पास लोकस स्टैंडाई नहीं है, इसलिए एलिगेशन के मेरिट्स को एग्जामिन नहीं किया गया। अब इन ऑर्डर से एग्रीव होकर मायोटिक ट्रेडिंग ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल के सामने अपील फाइल करी। अब मेजर इशू एनसीएलटी के सामने क्या था? सबसे मेन इशू था कि क्या मायोटिक ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास लोकस स्टैंडाई है या नहीं। वो एजुकेटिंग अथॉरिटी के सामने एप्लीकेशन फाइल कर सकता था जब उसका कंसोर्शियम पार्टनर सीआईआरपी के दौरान विड्रॉ हो चुका था। मायोटिक ट्रेडिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में इंडिविजुअली नहीं बल्कि फॉर्च्यून ग्लोबल के साथ कंसोर्शियम के थ्रू एंटर हुआ था। जब फॉर्च्यून ग्लोबल्स ने कंसोर्शियम से विड्रॉ कर ली तब ये क्वेश्चन हुआ कि क्या मायोटिक ट्रेडिंग अब भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट माना जा सकता है या फिर वो सीआईआरपी का हिस्सा ही नहीं है। अब हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अपीलेंट जो कि है मायोटिक ट्रेडिंग।
उसका सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट था कि सेक्शन 29 ए जो आईबीसी कोड का मैंडेटरी प्रोविजन है, अगर कोई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इस प्रोविजन के अंडर इनएलिजिबल है तो उसका रेजोल्यूशन प्लान किसी भी स्टेज पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। मैवटिक ने यह भी आर्ग्यू किया कि आप स्टैट्यूटरी इलीगैलिटी को सिर्फ लोकस स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्शन से डिफीट नहीं कर सकते। अगर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में किसी लॉ का क्लियर वॉयलेशन हो रहा है तो एजुकेटिंग अथॉरिटी की ड्यूटी बनती है कि वो उस वॉयलेशन को एग्जामिन करे, चाहे ऑब्जेक्शन रेज करने वाली पार्टी पर लोकस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन ही क्यों ना हो। अब अपीलेंट का कहना था कि कमर्शियल विजडम ऑफ सीओसी अनलिमिटेड नहीं होती, वो तब तक प्रोटेक्टेड है जब तक वो मैंडेटरी लीगल प्रोविजन को वॉयलेट ना करे। लेकिन सेक्शन 29A जैसे प्रोविजन के वॉयलेशन को आप कमर्शियल विजडम के नाम पर जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैवटिक ने यह भी बोला कि एनसीएलटी पर ने अपनी जो जुरिस्डिक्शन है वो अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करी, क्योंकि सेक्शन 60 एनसीएलटी को वाइड वाइड जुरिस्डिक्शनल पावर्स देता है ताकि वो सीआईआरपी की लीगैलिटी और सैंक्टिटी इंश्योर कर सके। लेकिन ट्रिब्यूनल ने मेरिट्स एग्जामिन किए बिना ही एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। अब अगर हम रेस्पोंडेंट्स की आर्ग्यूमेंट देखें, रेस्पोंडेंट्स में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो हमारा राइवल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, कॉस्मिक सीआरएफ, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स सब इंक्लूडेड है। रेस्पोंडेंट का सबसे प्राइमरी आर्ग्यूमेंट था कि मैरिटिक ट्रेडिंग के पास लोकस स्टैंडर्ड ही नहीं बचा है। उनका कहना था कि जैसे ही फॉर्च्यून ग्लोबल ने कंसोर्शियम से विड्रॉ किया, मैरिटिक ट्रेडिंग का स्टेटस प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के रूप में खत्म हो गया और इसलिए वो एनसीएलटी के सामने कोई एप्लीकेशन मेंटेन ही नहीं कर सकता था। उन्होंने बोला कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस पर चलता है, जो कि आईबीसी के प्रियम्बल पे भी लिखा हुआ है कि ये एक टाइम बाउंड रेजोल्यूशन प्रोसेस है। जो हमारा फॉर्म जी है और रेगुलेशन 36A है, उसके अंदर भी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड ऑब्जेक्शन एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर रेस करने होते हैं, जो कि है 5 डेज। मैरिटिक ट्रेडिंग ने काफी लेट स्टेज पर एप्लीकेशन फाइल करी है, तो ये प्रोसीजरली बार्ड है। इसके अलावा रिस्पोंडेंट्स ने कमर्शियल विजडम ऑफ सीओसी पर भी एम्फेसिस डाला। उनका कहना था कि कौन एलिजिबल है, कौन सा रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्टेबल है, ये प्योरली सीओसी का कमर्शियल डिसीजन है जिसमें कोर्ट को नॉर्मली इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। रिस्पोंडेंट्स ने ये भी क्लैरिफाई किया कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का रोल लिमिटेड होता है। आरपी सिर्फ प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है, रिपोर्ट्स और ओपिनियन सीओसी के सामने रखता है, लेकिन फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर सीओसी के पास होती है। फाइनली ये आर्ग्यूमेंट रेज किया गया कि जो एलिजिबिलिटी इशू पहले एनसीएलटी के द्वारा रिमांड किया गया था, उस पर सीओसी ने रिकंसिडरेशन के बाद डिसीजन लिया है, इसलिए रिमांड ऑर्डर के बाद लिया गया डिसीजन वो फाइनल है और उसको दोबारा चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब कोर्ट ने इसमें क्या डिसीजन लिया? कोर्ट ने सबसे पहले ये होल्ड किया कि मैरिटिक ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास लोकस स्टैंडर्ड नहीं था एप्लीकेशन मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उसका कंसोर्शियम पार्टनर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के दौरान ही विड्रॉ हो चुका था। जब कंसोर्शियम खत्म हो गया तब मैरिटिक ट्रेडिंग का स्टेटस एज प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट वो भी खत्म हो गया। इसलिए एजुकेटिंग अथॉरिटी जो कि एनसीएलटी है वो बिल्कुल जस्टिफाइड थी जब उसने एप्लीकेशन को सिर्फ मेंटेनेबिलिटी के ग्राउंड पर ही डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने यह भी बोला कि इस सिचुएशन में एलिगेशन के मेरिट्स जैसे सेक्शन 29A से रिलेटेड इश्यूज एग्जामिन करना जरूरी ही नहीं था। अब कोर्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट रीजनिंग ये था कि मैरिटिक ट्रेडिंग का सीआईआरपी में पार्टिसिपेशन प्योरली कंसोर्शियम के एग्जिस्टेंस पर डिपेंडेंट था। जैसे ही कंसोर्शियम पार्टनर ने विड्रॉ किया, मैरिटिक ट्रेडिंग का वैलिड पार्टिसिपेशन ही नहीं रहा। अब ट्रिब्यूनल ने लोकस स्टैंडर्ड को एक थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट माना है, मतलब जब कोई पार्टी थ्रेशोल्ड ही क्रॉस नहीं कर रही है तो ट्राइब्यूनल पर यह ऑब्लिगेशन नहीं होता कि वो एलिगेशन के मेरिट्स को एग्जामिन करे। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के साथ ऑपरेट करता है। एलिजिबिलिटी से रिलेटेड चैलेंजेस फॉर्म जी और सीआरपी रेगुलेशंस के अंदर टाइम बाउंड होते हैं और उन्हें बिलेटेड स्टेज पर रेज नहीं किया जा सकता। ट्राइब्यूनल ने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की कमर्शियल विजडम को भी रीअफर्म किया। कोर्ट ने कहा कि जब सीओसी ने जुडिशियल रिमांड के बाद डिसीजन लिया है तो उस डिसीजन में जुडिशियल इंटरफेरेंस लिमिटेड होता है। फाइनली कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि सेक्शन 60 ऑफ आईबीसी भले ही एनसीएलटी को वाइड जुरिस्डिक्शन देता है, लेकिन ये जुरिस्डिक्शन लोकस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को ओवरराइड नहीं करता। So that was it for this video. Thank you so much for listening.